जिस बज़्म में तू नाज से गुफ्तार में आवे, जहाँ काल बुदे सूरते दीवार में आवे। आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 173 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें 11 शेर हैं, थोड़ी सी लंबी गज़ल है लेकिन बहुत ही खूबसूरत विटी और लिरिकल गज़ल है। मिर्ज़ा गालिब साहब ने नए अंदाज में अपने महबूब की तारीफ़ की है। उसकी निगाहों में, उसकी बातों में जो जादू है और जो असर वो अपने आशिकों पे और पूरी कायनात पे करता है, उसको गालिब साहब ने नई इमेजरी के साथ इस गज़ल में डिस्क्राइब किया है। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं कि जिस बज़्म में तू नाज से गुफ्तार में आवे, जिस बज़्म में तू नाज से गुफ्तार में आवे, जहाँ काल बुदे सूरते दीवार में आवे। साए की तरह साथ फिरें सर्व सनोबर, साए की तरह साथ फिरें सर्व सनोबर, तू उस कदे दिलकश से जो गुलजार में आवे। तब नाज गिरा माए गिए अश्क बजा है, तब नाज गिरा माए गिए अश्क बजा है, जब लख्त जिगर दीदाए खूंबार में आवे। दे मुझको शिकायत की इजाज़त की सितमगर, दे मुझको शिकायत की इजाज़त की सितमगर, कुछ तुझको मज़ा भी मेरे आज़ार में आवे। उस चश्मे फसूंगर का अगर पाए इशारा, उस चश्मे फसूंगर का अगर पाए इशारा, तूती की तरह आईना गुफ्तार में आवे। कांटों की ज़बां सूख गई प्यास से या रब, कांटों की ज़बां सूख गई प्यास से या रब, कांटों की ज़बां सूख गई प्यास से या रब, एक आबला पा वादिये पुरखार में आवे। मर जाऊं न क्यों रश्क से जब वो तने नाजुक, मर जाऊं न क्यों रश्क से जब वो तने नाजुक, आगोश खमे हल्काए जुन्नार में आवे। गारत गरे नामूस न हो गर हवसे ज़र, गारत गरे नामूस न हो गर हवसे ज़र, क्यों शाहिदे गुल बाग से बाजार में आवे। तब चाके गरे बाँ का मज़ा है दिले नाला, तब चाके गरे बाँ का मज़ा है दिले नाला, जब एक नफस उलझा हुआ हर तार में आवे। आतिश कदा है सीना मेरा राज़े निहा से, आतिश कदा है सीना मेरा राज़े निहा से, ए वाय अगर मारिज़े इजहार में आवे। गंजीन आए मानी का तिलिस्म उसको समझिए, गंजीन आए मानी का तिलिस्म उसको समझिए, जो लफ्ज़ की गालिब मेरे अशार में आवे। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर है कि जिस बज़्म में तू नाज से गुफ्तार में आवे, जहाँ काल बुदे सूरते दीवार में आवे। बज़्म महफिल गैदरिंग को कहते हैं। गुफ्तार में आना, कन्वर्सेशन को शुरू करना, बातचीत को शुरू करना, टू एंटर इनटू ए कन्वर्सेशन। काल बुध किसी इंसान के जिस्म, उसकी बनावट, उसके फ्रेम, उसके ढांचे को आप कह सकते हैं। या काल बुदे सूरत दीवार, दीवार की सूरत का फ्रेम। या तो दीवार पे बनी हुई कोई सूरत हो सकती है, किसी सूरत की पेंटिंग हो सकती है, उसके फ्रेम को आप कह सकते हैं। दीवार का अपना फ्रेम भी हो सकता है। तो कहते हैं कि जिस बज़्म में तू नाज से गुफ्तार में आवे, जहाँ काल बुदे सूरते दीवार में आवे। तो यहाँ महबूब, खूबसूरत महबूब की गुफ्तगू, उसके बोलने के अंदाज में, उसकी बातों में क्या मिठास है, क्या जादू है, इसको मिर्ज़ा गालिब साहब डिस्क्राइब कर रहे हैं। और क्या असर उसकी मीठी बातें आशिकों पे और पूरी कायनात पे करती हैं, उसको डिस्क्राइब किया गया है। या तो ना सिर्फ आशिकों पे मगर सारी दुनिया पे उसकी बातें, उसकी मीठी बातें असर करती हैं। जिस बज़्म में तू नाज से गुफ्तार में आवे, तो कहते हैं जिस बज़्म में, जिस महफिल में तू अपने नाज भरे अंदाज से बातचीत करना शुरू कर दे, वहाँ क्या होता है, जहाँ काल बुदे सूरते दीवार में आवे, वहाँ काल बुदे सूरते दीवार में भी जान आ जाती है। तो दीवार पर बनी हुई जो सूरत है, जो तस्वीर है, उस पेंटिंग के ढांचे में या फिर खुद दीवार में भी जान आ जाती है तेरी बातें सुनकर। मानो वो जिंदा इंसान के जैसे हरकत करने लगती है। या तो आशिक दीवारों पे, तस्वीरों पे भी महबूब की आवाज़ असर करती है, जान डाल देती है।
अब इमेजिन करें कि दुखी ज़ख्मी आशिक बेचारे महफिल में ढेर हुए बैठे हैं और जैसे ही महबूब ने बोलना शुरू किया, आशिकों के अंदर जान आ गई। आशिकों के अंदर तो जान आ ही गई, जो दीवार थी और दीवार पे लगी हुई जो सूरत थी उसके ढांचे के अंदर भी जान महबूब ने डाल दी अपनी खूबसूरत बातों से। यार तो इतनी खूबसूरत उसकी बातें हैं, इतनी मिठास है, इतना जादू है उसकी बातों में कि वो किसी में भी जान डाल देती है। यार तो अब उनकी यू नो और रंग भी हैं इसके अंदर कि जनरली आशिकों को बज़्म के अंदर नहीं बुलाया जाता। तो ऐसा भी हो सकता है कि आशिक बज़्म से बाहर बैठे हैं, बेचारे ढेर हुए बैठे हैं, और जैसे ही उनके कानों में महबूब की आवाज़ पड़ी, उसकी बातें पड़ी, उनमें हरकत आ गई है। तो महबूब की बातों ने आशिकों के अंदर जान डाल दी है। और ऑब्वियसली उनकी इमेजिनेशन है, दीवार या दीवार पे बनी हुई सूरत के अंदर भी महबूब की बातों ने जान डाल दी है। वो भी शायद खुशी से आशिकों के जैसे झूम उठी है। यहाँ पे कोई रूहानी महबूब भी हो सकता है अपनी महबूब और उसकी रूहानी बातों की यहाँ पे तारीफ कर रहे हों। रिलीजियस रेफरेंस भी छुपा हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट फूक के मुर्दों के अंदर जान डाल दिया करते थे, या तो ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। तो ओवरऑल कहते हैं कि जिस महफिल में तू मेरा महबूब बातचीत करना शुरू करता है, तो वहाँ पे दीवार और दीवारों पे लगी हुई तस्वीरों के अंदर भी या बनी हुई तस्वीरों के अंदर भी जान आ जाती है। जिस बज़्म में तू नाज से गुफ्तार में आवे, जहाँ काल बुदे सूरते दीवार में आवे। तो महबूब की खूबसूरत बातों, उसकी बातों में जो मिठास है, जो जादू है, उसकी तारीफ इसमें की गई है। साए की तरह साथ फिरे सर्व सनोबर, तू उस कदे दिलकश से जो गुलजार में आवे। सर्व कहते हैं साइप्रस के पेड़ को, जो एक लंबे कद का पेड़ होता है। सनोबर कहते हैं पाइन ट्री को। कदे दिलकश, ऐसा लंबा कद या स्टैचर जो आपके दिल को जीत ले, आपके दिल को मोह ले। तो महबूब और उसकी खूबसूरती की तारीफ का सिलसिला जारी है। यहाँ पे उसके लंबे कद, उसके लंबे खूबसूरत स्टैचर की तारीफ की जा रही है, शायद उसकी चाल की तारीफ की जा रही है। तो ये रंग हम दूसरे शेरों में भी देख चुके हैं। साए की तरह साथ फिरे सर्व सनोबर, तू उस कदे दिलकश से जो गुलजार में आवे। तो दूसरी लाइन में कहते हैं कि जब तू अपने दिलकश लंबे कद को लेके गुलजार में आ जाए, बाग में आ जाए, तो क्या होता है, साए की तरह साथ फिरे सर्व सनोबर। तो तेरा साया बन के, एक साए की तरह, शैडो की तरह, सर्व और सनोबर के पेड़ भी तेरे साथ साथ चलने लग जाते हैं, तेरे पीछे पीछे या तेरे साथ साथ साया बन के वो भी घूमने लग जाते हैं। उसका मतलब ये है कि इतना खूबसूरत महबूब है, इतनी खूबसूरत उसकी चाल है कि पूरा गुलजार, पूरी दुनिया ही उसकी आशिक है। और किसी का बस नहीं चलता, आशिक तो उसके पीछे पीछे साया बन के घूमते ही हैं। जब वो अपने खूबसूरत कद को लेके इस गुलजार में आता है, तो लंबे लंबे पेड़ जो कि खुद बहुत लंबे हैं, वो भी उससे इश्क करने लग जाते हैं महबूब से। वो भी महबूब के लंबे कद से इम्प्रेस्ड हैं, या और उसके इश्क में वो मजबूर हो जाते हैं साया बन के उसके साथ साथ चलने पे। या तो किसी का बस नहीं चलता, सबका दिल मजबूर है, इतना दिलकश उसका कद है महबूब का। तो महबूब के साथ साथ पूरी कायनात चलने लगती है। तो ये रंग हम पहले भी देख चुके हैं। एक बड़ा मशहूर शेर है, तेरे सर्व कामत को एक कद आदम, क़यामत के फितने को कम देखते हैं। यहाँ भी महबूब के लंबे कद की, स्टैचर की तारीफ मिर्ज़ा गालिब साहब ने की थी। तो खूबसूरत महबूब है, बड़ा ही खूबसूरत लंबा उसका कद है, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है और पूरी दुनिया उससे इश्क करने लग जाती है। साए की तरह साथ फिरे सर्व सनोबर, तू उस कदे दिलकश से जो गुलजार में आवे। क्या खूबसूरत शेर है। तब नाज गिरा माए गिए अश्क बजा है, तब नाज गिरा माए गिए अश्क बजा है, जब लख्त जिगर दीदाए खूं बार में आवे। ये भी बड़ा खूबसूरत शेर है। गिरा माएगी का मतलब है कीमती होना, अनमोल होना, वैल्यूएबल होना। दीदाए खूं बार, ऐसी आंख या ऐसी आंखें जिनमें से खून टपकता हो, खून के आंसू टपकते हो। तो कहते हैं जब तब तब नाज गिरा माए गिए अश्क बजा है, जब लख्त जिगर दीदाए खूं बार में आवे। तो पहली लाइन में कहते हैं कि अश्क कहते हैं आंसुओं को, आंसू को,
कि आशिक के अश्क के लिए, आंसू के लिए अपने कीमती होने पे नाज करना तब बजा है, तब ठीक है, तब वाजिब है या अप्रोप्रिएट है, जब क्या हो, जब लख्त जिगर दीदाए खूंबार में आवे, जब उसके जिगर के टुकड़े खून के साथ उसकी आंखों से टपकने लगे। तो आशिक इश्क के दुख दर्द सहता है, इतनी शिद्दत से रोता है, मिर्ज़ा गालिब साहब की शायरी में, कि वो खून के आंसू रोता है। पानी के आंसुओं की तो कोई कीमत है ही नहीं, या वो आशिक ही क्या जो खून के आंसू ना रोए। या तो यहाँ वो कह रहे हैं कि आशिक के आंसू तब कीमती समझे जाते हैं जब वो और तब वो आंसू अपनी कीमत पे नाज कर सकते हैं, अपने कीमती होने पे नाज कर सकते हैं, जब वो इतनी शिद्दत से इश्क करे, आशिक इश्क के दुख दर्द सहे, इतनी शिद्दत से रोए कि उसका जिगर फट जाए, या उसका जिगर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएं और उसके जिगर के टुकड़े फिर खून के आंसुओं के साथ उसकी आंखों से टपकने लगें। या तब वो आंसू कीमती सच्चे आशिक के आंसू समझे जाएंगे, तब वो अपने कीमती होने पे खुद मान कर सकते हैं उसके आंसू। या तो इफ़ेक्टिवली एक आशिक को सच्चे आशिक का रुतबा तब मिलता है जब वो इश्क में अपना दिलो जान कुर्बान कर दे, दिल जिगर कुर्बान कर दे, और उसकी आंखों से खून के साथ साथ उसके फटे हुए जिगर के टुकड़े टपकने लग जाएं। इफ़ेक्टिवली वो अपनी जान इश्क में कुर्बान कर देगा और शायद फिर उसकी मौत भी आ जाएगी। तो ये इस शेर का थीम है। आशिक से एक्सपेक्टेशन ये है कि वो इश्क में इतनी शिद्दत से रोए कि उसका जिगर फट जाए, या और जब ऐसा होगा तब उसके अश्क मान कर सकते हैं अपने कीमती होने पे, और तब उसके आंसुओं को इस दुनिया में कीमती सच्चे आशिक के आंसू समझा जाएगा। तब नाज गिरां माए गिए अश्क बजा है, तब नाज गिरां माए गिए अश्क बजा है, जब लख्ते जिगर दीदाए खूंबार में आवे। दे मुझको शिकायत की इजाजत की सितमगर, कुछ तुझको मजा भी मेरे आजार में आवे। बड़ा ही खूबसूरत विटी शेर है। आजार कहते हैं दुख को, तकलीफ को, सितमगर जुल्म सितम ढाने वाला महबूब। तो कहते हैं कि अच्छा, एज़ यूजुअल महबूब आशिक पे जुल्म सितम ढा रहा है, या इसीलिए उसको सितमगर बोला गया है। और वो इमोशनल सितम तो आशिक पे ढाता ही है महबूब, यहाँ पे फिजिकल सितम भी ढा रहा है, उसको मार मार के, वो ज़ख्मी भी शायद उसने किया हुआ है। या और उसके जुल्म ढाने का एक अंदाज ये भी है कि वो आशिक को शिकायत करने की इजाज़त नहीं देता। तो आशिक को हुक्म है कि वो चुपचाप जुल्म सितम महबूब के सहे। या और यहाँ गालिब साहब कह रहे हैं कि तू ज़ख्म देता रहे, मैं चुपचाप सहता रहूं, इस एक तरफा बातचीत और इंटरेक्शन का क्या मज़ा है। या तो तुझे तो पता भी नहीं चलेगा कि तेरे जुल्म सितम जो हैं वो असरदार भी हैं कि नहीं, क्योंकि तू मुझे शिकायत करने की, चीख पुकार करने की इजाज़त ही नहीं देता। तो कहते हैं कि दे मुझको शिकायत की इजाज़त की सितमगर, कुछ तुझको मज़ा भी मेरे आज़ार में आवे। या तो तू मुझे शिकायत करने की, चीख पुकार मचाने की इजाज़त भी तो दे ऐसे सितमगर, ताकि तुझको भी मेरे आज़ार में, मेरी तकलीफ़ में, मेरे दर्द में कुछ मज़ा भी आए। या तो तुझको भी, इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि आशिक ज़ख्मों को, जुल्म सितम को इंजॉय कर रहा है, उसको तो मज़ा आ ही रहा है। या तो ही इज़ इंजॉइंग द पेन एंड सफरिंग। तो ये आशिक के नेचर में है। अब वो महबूब को फ़ायदा बता रहा है कि अगर मैं शिकायत करूँगा, चीख पुकार मचाऊँगा, तो तुझको फीडबैक मिलेगा। हाँ, तुझे पता चलेगा कि कितना असर तेरे जुल्म सितम में है। या तो आशिक महबूब को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रहा है कि तू मुझे शिकायत करने की इजाज़त दे, जब मैं शिकायत करूँगा फिर तुझे पता चलेगा कितना असर तेरे जुल्म सितम में है। या और इट्स ए विन विन सिचुएशन। महबूब को भी जनरली जुल्म सितम करने में मज़ा आता है, आशिक को जुल्म सितम सहने में मज़ा आता है। तो आशिक कह रहा है मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, तू भी इस प्रोसेस को एंजॉय क्यों नहीं करता, मुझे शिकायत करने की, चीख पुकार करने की इजाज़त दे, जब मैं ज़ोर ज़ोर से शिकायत करूँगा, चीखूँगा, तो तब तेरे को भी मज़ा आएगा, तेरे को पता भी चलेगा कि तेरे जुल्म सितम जो है वो इफेक्टिव है। एंड द ऑन एंड ऑन दिस साइकिल विल गो, राइट। महबूब को फीडबैक मिलेगा, वो और उसको जख्मी करेगा, आशिक को भी और मज़ा मिलेगा, महबूब को भी और मज़ा मिलेगा, एंड ऑन इट गोस। या तो देखें क्या खूबसूरत विटी शेर है। और दूसरा ये कि जुल्म सितम आशिक सह रहा है, लेकिन उसको इस सिचुएशन के अंदर भी हाजिर जवाबी विट सूझ रही है।
तो कह रहे हैं, दे मुझको शिकायत की इजाज़त की सितमगर, कुछ तुझको मज़ा भी मेरे आज़ार में आवे। कि मैं अकेला ही मज़ा ले रहा हूँ, तू भी तो कुछ मज़ा ले इस प्रोसेस में। क्या खूबसूरत विटी शेर है। उस चश्मे फसूं गर का अगर पाए इशारा, तूती की तरह आईना गुफ्तार में आवे। फसूं कहते हैं किसी तरह के मैजिकल स्पेल को, जादू मंत्र को। चश्मे फसूं गर, ऐसी आंख या ऐसी नज़र जो किसी पे जादू कर दे या जिसके अंदर जादू बसा हो। या तूती कहते हैं तोते को, पैरट को, जिनको बातें करना सिखाया जाता है। तो यहाँ पे महबूब की खूबसूरत आंख की तारीफ की गई है। ऐसी उसकी आंख है या ऐसी उसकी आंखें हैं कि जो आशिकों पे, लोगों पे, पूरी दुनिया की हर एक चीज़ पे जादू कर देती है। तो याद रहे कि गालिब साहब अक्सर कहते हैं कि पूरी कायनात ही मिर्ज़ा गालिब साहब के महबूब की आशिक है। तो ऐसा जादू महबूब की आंखों में है कि वो हर किसी चीज़ पे जादू का असर कर देती हैं, अपने मैजिकल स्पेल में उनको फंसा लेती हैं। और जब उनका जादू असर कर जाए तो फिर जो चाहें वो किसी से करवा लेती हैं महबूब की आंखें। जैसा जैसा उसकी आंखें इशारा करेंगी वैसे वैसे आप उसके हुक्म को मानते जाएंगे। तो कहते हैं, उस चश्म फसूं गर का अगर पाए इशारा, तूती की तरह आईना गुफ्तार में आवे। कि अगर वो जादू करने वाली आंख का इशारा हो, महबूब की खूबसूरत जादू करने वाली आंख का इशारा हो, तो आईना भी एक तोते की तरह बातें करने लग जाता है। या तो अब रंग देखें, आईना जो मिरर है, इट्स एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, वो जीती जाती चीज़ नहीं है, उसकी फितरत में बातें करना नहीं है। लेकिन महबूब की आंख उस पर ऐसा जादू कर सकती है कि आईना भी एक तोते की तरह बोलने लगे। तो आशिकों पे तो उसकी आंख जादू और असर करती ही है, दुनिया की और चीज़ों के ऊपर भी वो असर कर सकती है। इशारा पाए या तो वो आंख जादू करती है और फिर जैसे जैसे वो इशारे करती है, हुक्म देती है, आईना बोलता जाता है। तो एक रंग ये भी हो सकता है कि जादू आशिक पे हुआ है, उसको लग रहा है क्योंकि वो उसके मैजिकल स्पेल में है, उसको लग रहा है कि आईना भी बातें कर रहा है। लेकिन ओवरऑल रंग ये है कि महबूब की खूबसूरत आंखों में ऐसा जादू है कि वो किसी चीज़ को भी अपने वश में कर लेती है और फिर वो जो हुक्म देती है, जैसे जैसे इशारा करती है, वैसे वैसे वो दुनिया की चीज़ें और आशिक उसके इशारों पे नाचने लगते हैं। यहाँ पे वो एक आईने को भी तूती की तरह बोलने पे मजबूर कर देती है, इतनी जादुई उसकी आंखें हैं। ऑब्वियसली खूबसूरत भी हैं। उस चश्मे फसूं गर का अगर पाए इशारा, तूती की तरह आईना गुफ्तार में आवे। कांटों की ज़बां सूख गई प्यास से या रब, कांटों की ज़बां सूख गई प्यास से या रब, एक आबला पा वादिये पुरखार में आवे। तो आबला पा एक ऐसा इंसान जिसके पाँव में आबले छाले ब्लिस्टर्स पड़े हों। वादी ये पुरखार एक कांटों से भरी हुई वादी या वैली। तो मजनू जैसे एक आशिक की इमेजरी को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जो दश्त में रेगिस्तान में रहता है, घूमता है, और घूमते घूमते ऑब्वियसली उसके पाँव में आबले छाले पड़ जाते हैं। तो और दूसरी रंग ये है कि एक रेगिस्तान भी की शान भी उस आशिक से होती है। या और जब वो वहशी आशिक उस रेगिस्तान में नहीं होता तो उसकी कमी महसूस की जाती है रेगिस्तान में। या दूसरा ये रंग भी हमने देखा है कि वो अपने खून से रेगिस्तान को सींचता भी है, इरिगेट भी करता है। या इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में शायद वो रेगिस्तान में इस समय नहीं है और उसकी कमी महसूस हो रही है रेगिस्तान को। तो कहते हैं, कांटों की ज़बां सूख गई प्यास से या रब, एक आबला पा वादिये पुरखार में आवे। या तो कहते हैं, रेगिस्तान की झाड़ियों के कांटों की ज़बान, टंग प्यास से सूख गई है या रब। तो रब के सामने ये फरियाद की जा रही है। रेगिस्तान वैसे भी एक सूखी जगह होती है। तो कहते हैं, काश ऐसा हो या रब कि एक आबला पा वादिये पुरखार में आवे, कि इस कांटों से भरी वादी में कोई आबला पा आ जाए, या वो आशिक वापस आ जाए। या तो ऐसा इंसान जिसके पाँव में छाले पड़े हों, काश वो इस वादी में आ जाए। तो कांटे जब उसके पाँव में चुभेंगे तो उसके छाले फट जाएंगे और जो पानी, जो पीप बहेगी, वो कांटों की ज़बां की प्यास को बुझा देगी। या तो देखें क्या इमेजरी है। तो आशिक का दुख दर्द, पाँव के छाले, और उसकी ज़रूरत भी है रेगिस्तान को। या तो इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। वो जब रेगिस्तान में नहीं होता तो उसकी ज़रूरत महसूस
की जाती है, या उसको रेगिस्तान उसको मिस करता है। तो कहता है कि या रब उसको वापस बुला, क्योंकि रेगिस्तान की इस वादी के कांटों को प्यास लगी है, उनकी ज़बां प्यास से सूख गई है, या और उनकी प्यास कौन बुझाता है? आशिक बुझाता है, जब उसके पाँव के छाले फटते हैं, या? और फिर ये साइकिल शुरू होगा, फिर वो वहशी बन के घूमेगा, पाँव के में छाले पड़ेंगे, कांटों की प्यास बुझाने का सामान तैयार होगा, या? तो आशिक और रेगिस्तान एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए हैं, या? तो ये साइकिल चलता रहना चाहिए, ये भी रब के सामने फरियाद की जा रही है। तो कहते हैं कि कांटों की ज़बां सूख गई प्यास से या रब, एक आबला पा वादिये पुरखार में आवे। मर जाऊं न क्यों रश्क से जब वो तने नाजुक, मर जाऊं न क्यों रश्क से जब वो तने नाजुक, आगोश खमे हल्काए जुन्नार में आवे। बड़ा ही खूबसूरत शेर है। एक इंटरेस्टिंग बात देखें कि हम महबूब का लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक मेल ओरिएंटेड लफ्ज़ है, मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन महबूबा होती है, या तो फीमेल महबूबा होती है जनरली, लेकिन कभी कभी महबूब एक्सप्लिसिटली मर्द बताया जाता है शायरी के अंदर, या? तो ये एक ऐसा ही शेर है जहाँ पे महबूब एक ब्राह्मण मर्द है, या? तो जुन्नार कहते हैं जनेऊ को, सीक्रेट थ्रेड जो कि हिंदू ब्राह्मण मर्द अपने कंधे पे बांधते हैं, पहनते हैं। आगोश खमे हल्काए जुन्नार, किसी के आगोश में आने का मतलब है कि उसको गले लगाना, या? तो आगोश खमे हल्काए, और खम कहते हैं किसी तरह के बेंड को, हल्का कहते हैं किसी तरह के सर्कल को। एम्ब्रेस ऑफ द कर्व ऑफ द सर्कल ऑफ द जुन्नार और जनेऊ, या? तो और दूसरा इसके पीछे जो थीम है वो ये है कि आशिक को दूसरे आशिकों से, रकीबों से जेलसी होती है, उसको फिजिकल ऑब्जेक्ट से भी जेलसी होती है, या? उसकी जेलसी इस हद तक पहुंच चुकी है कि उसको ये भी मंजूर नहीं कि कोई शम्मा, कोई जनेऊ भी उसके महबूब के पास आए, उसके महबूब को टच करे, या? तो और उसको ये भी पता है कि सारी कायनात ही उसके महबूब से इश्क करती है, तो फिर उसको हर किसी चीज़ से जेलसी होती है। मर जाऊं न क्यों रश्क से जब वो तने नाजुक, आगोश खमे हल्काए जुन्नार में आवे। तो पहली लाइन में एक रिटोरिकल सवाल है, आखिर मैं आशिक हूँ तो मैं क्यों ना रश्क से मर जाऊं, या? जब क्या हो, किस मंजर पे उसको रश्क आ रहा है? जब वो नाजुक डेलिकेट बदन वाला जुन्नार के हल्के के आगोश में आए या आता है, या? तो रंग देखें, आशिक को जुन्नार से, जनेऊ से जेलसी है, रश्क है, और वो इस जेलसी पे मरा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जुन्नार ने उसके महबूब को गले से लगा रखा है, या? तो ऑब्वियसली उसके महबूब ने वो जनेऊ पहन रखा है, और उसको लग रहा है कि जुन्नार ने उसको गले से लगा रखा है और मुझे गले लगाने का मौका नहीं मिल रहा, या? और वो बहुत ही ज़्यादा जेलस है। अब देखें, इमेजिनेशन देखें और गालिब साहब की इमेजरी देखें, तो अब कहा नहीं जा रहा, लेकिन शायद वो महबूब से भी खफा है। महबूब जुन्नार के आगोश में तो आया, लेकिन आशिक को गले लगाने का मौका नहीं मिला। एक और भी छोटे छोटे रंग इसके अंदर हो सकते हैं, अपने रिलीजन के दायरे से बाहर जाके वो इश्क कर रहे हैं, ये रंग भी हो सकता है। स्पिरिचुअल महबूब भी हो सकता है, क्योंकि रिलीजियस इमेजरी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और उसको महबूब को उसका तने नाजुक है, बड़े नाजुक तन वाला महबूब यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो ओवरऑल आशिक हर किसी चीज़ से जेलस है जो उसके महबूब के पास आती है, और यहाँ पे उसको लगता है कि जुन्नार ने उसके महबूब को आगोश में ले रखा है, और इस बात से वो बहुत जेलस है। मर जाऊं न क्यों रश्क से जब वो तने नाजुक, आगोश खमे हल्काए जुन्नार में आवे। गारत गरे नामूस ना हो गर हवस से ज़र, गारत गरे नामूस ना हो गर हवस से ज़र, क्यों शाहिद गुल बाग से बाजार में आवे। नामूस कहते हैं इज्जत को, ऑनर को। गारत गरे नामूस, जो आपकी इज्जत, आपकी शान को गारत कर दे, बर्बाद कर दे। हवस से ज़र इज़ लस्ट फॉर गोल्ड, सोने की या धन दौलत की हवस, लालच। फूलों के जो पॉलन, जो पराग के जो ग्रेन्स होते हैं, उनको भी फूलों का ज़र कहा जाता है। शाहिद, खूबसूरत महबूब को कहा जाता है। शाहिद गुल, गुल या गुलाब जैसा खूबसूरत महबूब। तो लगता है कि आशिक महबूब से खफा है। शायद महबूब ने धन दौलत के लिए अपने आप को, अपने प्यार को नीलाम कर दिया है, बाजार में बेच दिया है। तो लिटरल लफ्ज़ों से इस शेर का मीनिंग समझना काफ़ी मुश्किल है,
किसको हवस ज़र है, कौन बिक रहा है, लफ्ज़ों से 100% क्लियर नहीं होता। गारत गरे नामूस ना हो गर हवस ज़र, तो कहते हैं अगर सोने की दौलत की हवस इज़्ज़त को गारत बर्बाद ना करती हो तो क्यों शाहिद गुल बाग से बाजार में आवे, तो फिर गुलाब जैसा खूबसूरत महबूब बाग से निकल के बिकने के लिए बाजार में क्यों आए। या तो क्या महबूब ने अपनी इज्जत को खुद बर्बाद कर दिया है, महबूब क्यों अपने आप को बाजार में लाया है, ये सारे सवाल पैदा होते हैं। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेर है, लेकिन इसके अंदर से दो तीन रंग जो उभरते हैं, एक तो ये कि ह्यूमन कंडीशन को डिस्क्राइब किया गया है, हवस ज़र जो है, दौलत की जो जो लालच है वो सबको बर्बाद कर देता है। या तो महबूब भी उस लालच से बचा नहीं है, तो इसलिए जैसे गुलाब बिकने के लिए बाजार में आता है, ये खूबसूरत महबूब भी आया है। तो जो दौलत की जो हवस है, जो लालच है, वो इंसान को अपनी इज्जत को भी बर्बाद करने पे मजबूर कर देती है। यहाँ पे महबूब ने अपना प्यार नीलाम कर दिया है, इस प्रोसेस में उसकी इज्जत जो है वो गारत हो गई, बर्बाद हो गई है, उसको परवाह नहीं। और क्योंकि हवस ज़र बहुत बड़ी ताकत है, और सच्चा आशिक जिसके लिए महबूब और इश्क दौलत से बहुत बड़ी चीज़ है, इश्क में अपनी जान तक कुर्बान करने को जो तैयार है, वो इस पूरे मंज़र को देख के बहुत दुखी है, वो खफा है कि मेरे महबूब ने ऐसा क्यों किया है। तो महबूब पे कमेंट्री है, जनरल ह्यूमन कंडीशन पे भी कमेंट्री हो सकती है, दूसरे शायरों पे भी ये कमेंट्री हो सकती है जो कि दौलत के लालच में शायरी लिखते हैं। और एक दो रंग ये भी हो सकते हैं कि इंसानों को हवस ज़र होती है, इसलिए वो खूबसूरत फूलों को बाग से निकाल कर बाज़ार में बेचने के लिए लाते हैं। तो और गुलाब लिटरली महबूब है, ये भी तो गुलिस्तान की इमेजरी में हम देखते हैं शायरी में। तो इनकी शान बाग में है, मगर फूल बेचने वाला लालच में बाज़ार में इनको ले आता है, और फिर उसकी अपनी इज्जत भी गारत होती है और फूलों की इज्जत भी गारत होती है। जैसा मैंने कहा, ज़र फूलों के पॉलन को भी कहा जाता है। तो ये रंग भी हो सकता है कि जब एक फूल बंद होता है, एक कली या गुंचे की स्टेट में होता है, तो उसकी शान होती है, लेकिन जब वो खिल जाता है हवस ज़र में, हवस ज़र का यहाँ पे मीनिंग ये भी हो सकता है कि वो अपने ज़र का फ़ायदा उठाना चाहता है, वो ज़र खुद देखना चाहता है, दुनिया को दिखाना चाहता है, ताकि लोग उसकी तारीफ़ करें या उसको कोई कीमत दें। या तो उस हवस ज़र में फूल खिल जाता है, तो फिर उसकी शान भी गारत हो जाती है, और उसको तोड़ के बाज़ार में भी लाया जाता है नीलाम करने के लिए। ये सारे रंग इसके अंदर से उभर के आते हैं। मीर तकी मीर साहब ने एक शेर लिखा है जो फ्रैन प्रिचर्ड की वेबसाइट पे मुझे मिला। यूसुफ से लेके ता गुल, फिर गुल से लेके ता शमा, ये हुस्न किसको लेकर बाजार तक न पहुंचा। तो थोड़ा मिलता जुलता थीम है। कहते हैं कि गारत गरे नामूस न हो गर हवस ज़र, गारत गरे नामूस न हो गर हवस ज़र, क्यों शाहिद गुल बाग से बाजार में आवे। तब चाके गरेबां का मज़ा है दिले नाला, तब चाके गरेबां का मज़ा है दिले नाला, जब एक नफस उलझा हुआ हर तार में आवे। चाके गरेबां का मतलब है गरेबां को चाक करना, फाड़ देना। गरेबां का एक कट, एक टीयर भी हो सकता है। गरेबां कहते हैं कॉलर को, और नफस कहते हैं सांस को, ब्रेथ को। तार गरेबां का एक धागा। या दिले नाला, या दिले नाला नाले करने वाला दिल, ए लेमेंटिंग हार्ट जो इश्क में रो रहा है, चीख पुकार मचा रहा है, शिकायत कर रहा है। तब चाह के गरेबां का मज़ा है दिले नाला, जब एक नफस उलझा हुआ हर तार में आवे। दूसरी लाइन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इमेजरी है। इश्क में आशिक अपने आप को खो बैठता है, मजनू जैसा वहशी आशिक बन जाता है, पागल हो जाता है, और फिर वो अपना गरेबां अपने कपड़े फाड़ने लगता है, या और अपना गरेबां, अपना कॉलर चाक करके फिर वो दश्त में घूमता है या शहर की गलियों में घूमता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ थीम यह है कि थोड़ा बहुत पागल हुए तो क्या हुए। या तो सच्चे आशिक के लिए ये पागलपन परवान चढ़ना चाहिए। या तो वो पूरी तरह इश्क में बर्बाद होना चाहिए। उसका फ़र्ज़ ये है कि वो अपनी जान तक इश्क में कुर्बान कर दे, तब वो सच्चे आशिक का रुतबा पाता है। तो कहते हैं कि तब चाह के गरेबां का मज़ा है दिले नाला, जब एक नफस उलझा हुआ हर तार में आवे। तो कहते हैं गरेबां चाक करने का मज़ा तो तब है ए दिले नाला, तो जब मैं गरेबां खींच खींच के फाड़ रहा हूँ, तो उसके एक एक धागे से के साथ साथ मेरी सांसें भी उलझ उलझ के उन धागों के साथ
फट रही हों या उधड़ रही हों और खिंच खिंच के निकल रही हों या। तो सांसें उलझने का मतलब है कि उसकी सांसें उसके धागों के साथ उलझ रही हैं। उसका मतलब ये है कि फाइनली वो सांस नहीं ले पाएगा, उसकी सांसें खिंच खिंच के जितनी हैं वो सारी धागों के साथ उलझ उलझ के फट फट के बाहर निकल आएंगी और फिर उसकी मौत आ जाएगी या। आप इमेजिन करें जुनून से वो अपना गरेबान फाड़ रहा है और जब ये प्रोसेस ख़त्म होगा तो साथ साथ उसकी सांसें भी फट फट के गरेबान के धागों के साथ उलझ उलझ के निकल रही हैं, चाक हो रही हैं। इन द एंड ही विल डाई या। सांसों में भी एक तार है, जैसे दूसरे शेरों में वो नज़र के अंदर एक तार बताते हैं और वो तार गरेबां के तार के साथ धागों के साथ उलझ रहा है या। और यहाँ फिर सांसों का एक गारमेंट है जो उसके गरेबां के साथ साथ फट रहा है। तो ये इमेजरी है कन्वे करने के लिए उसकी सांसें उसके गरेबां की तरह ख़त्म हो जाएंगी, अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएंगी। तो कहते हैं कि मेरे गरेबां के जो तार हैं जिनको मैं उधेड़ रहा हूँ उनके साथ मेरी सांसें भी उलझ उलझ के निकल रही हैं और अल्टीमेटली सांसें ख़त्म हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तब मैं एक सच्चे आशिक का रुतबा पाऊँगा। तो गरेबां चाक करने का मज़ा ही तब है कि साथ साथ में मेरी सांसें भी उलझ उलझ के खिंच खिंच के निकल जाएं और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तब चाक के गरेबां का मज़ा है दिले नाला, जब एक नफस उलझा हुआ हर तार में आवे। कि हर एक तार के साथ साथ एक मेरी सांस भी उलझ उलझ के उसके साथ बाहर आ जाए। आतिश कदा है सीना मेरा राज़े निहा से, आतिश कदा है सीना मेरा राज़े निहा से, ए वाए अगर मारिज़े इजहार में आवे। आतिश कदा आग का घर, आग का मंदिर, फायर टेम्पल हो सकता है या। राज़े निहा छुपा हुआ राज, वाए जो है वो एक अफसोस का एक्सप्रेशन है या। मारिज कहते हैं ऐसी जगह जहाँ कुछ दिखाई दे, कोई छुपी हुई चीज़ आपके सामने आए आए ए प्लेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। मारिज इजहार खुल जाने की, जाहिर होने की स्टेट या जगह जहाँ पे कोई चीज़ या कोई राज खुल जाए। तो कहते हैं कि आतिश कदा है सीना मेरा राज नेहा से, कि मेरे सीने में, मेरी छाती में, मेरे दिल में एक राज छुपा हुआ है या कई राज छुपे हुए हैं जिनकी वजह से वो एक आतिश कदा बना हुआ है, उसके अंदर आग भड़क रही है या। इतनी गर्मी है मेरे दिल के अंदर या। तो उस राज को छुपाने की वजह से, सप्रेस करने की वजह से, दबा के रखने की वजह से एक गर्म आग मेरे दिल के अंदर पैदा हो गई है और वो भड़क रही है। मेरा दिल एक आतिश कदा बना बैठा है। और दूसरी लाइन में कहते हैं, ए वाय अगर मारिज़े इजहार में आवे, कि क्या अफसोस की बात होगी कि कभी वो राज की आग का आतिश कदा दुनिया पे खुल गया तो वो आग इस दुनिया को जला के राख कर देगी। इतनी भयंकर, इतनी शिद्दत से एक आग मेरे दिल के अंदर जल रही है और मैं उसको छुपाए बैठा हूँ। अब इमेजिन करें एक बंद कमरे में आग भड़क रही है और अगर वो खुला तो हर तरफ फिर आग ही आग होगी। ऐसा आशिक का दिल है, ऐसी गर्मी उसके दिल में है। तो देखें इसके अंदर रंग क्या है। अब कौन सा राज वो अपने दिल में छुपाए बैठा है। इश्क का राज हो सकता है, इट्स द सीक्रेट ऑफ लव। वो इश्क करता है लेकिन उसने महबूब के सामने इजहार शायद नहीं किया या, और ये राज अंदर ही अंदर उसके दिल को जलाया जा रहा है, ये हो सकता है। तो अब दुनिया आग से क्यों जलेगी अगर उसने इश्क का इजहार कर दिया। पहले तो उसके दिल के अंदर इतनी दुख की गर्मी है कि वो पूरी दुनिया को दुख की गर्मी से जला के राख कर सकती है। ये भी हो सकता है कि महबूब गुस्सा हो जाए तो दुनिया के ताने उसको सुनने को मिले और उसका जो सोज़े गम है वैसे ही उसके दिल को जला रहा है। तो ये एक एक्सप्रेशन है ओवरऑल के उसके दिल के अंदर जो आग भड़क रही है उसको डिस्क्राइब करने के लिए या। तो या तो उसके दिल की आग, अगर वो राज खुल गया तो उसकी दिल की आग दुनिया को जला देगी, या महबूब का जो एज ए रिज़ल्ट महबूब का जो गुस्सा इस दुनिया पे बरपा होगा वो दुनिया को जला देगा। ये भी हो सकता है। वो किसी रूहानी राज को छुपा के बैठा है, ये भी हो सकता है। वो राज जो किसी दुनिया में किसी को समझ में नहीं आता लेकिन इस रूहानी आशिक को समझ में आ गया है। और हो सकता है वो राज जो है ऑर्थोडॉक्स रिलीजन या समाज के तौर तरीक़ों के ख़िलाफ़ जाता हो। अगर वो जाहिर कर देगा फिर दुनिया में फसाद होगा, आग लगेगी, ये दुनिया जल जाएगी। ये रंग भी हो सकता है। मगर मुसीबत यह है कि अगर जाहिर ना करे तो फिर उसका दिल आस्ता आस्ता जल जल के राख हो जाएगा,
या हमेशा के लिए एक आतिशकदे के जैसे जलता रहेगा। या इसको एक आतिशकदा फायर टेम्पल बोला गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इस आग की पूजा करता है, या तो सोज़े गम उसके लिए मुकद्दस है, दिल में जलने वाली आग को वो जला के रखना चाहता है। ये रंग भी हो सकता है। या ओवरऑल इश्क का राज उसके दिल को जला रहा है बड़ी शिद्दत से, और उस आग की शिद्दत को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। और एक वार्निंग का रंग भी हो सकता है कि इस राज को राज ही रहने दो, मुझे मत उकसाओ, या ना मुझसे मत पूछो, मेरे अंदर की आग अगर बाहर निकली तो फिर ये तुम्हें भी जला के राख कर देगी। तो कहते हैं कि आतिश कदा है सीना मेरा राजे निहा से, ए वाय अगर मारिजे इजहार में आवे। और ये आखिरी शेर देखें, बड़ा ही खूबसूरत शेर है। गंजीनाए मानी का तिलिस्म उसको समझिए, गंजीनाए मानी का तिलिस्म उसको समझिए, जो लफ्ज की गालिब मेरे अशार में आवे। गंजीनाए मानी, मानी कहते हैं मीनिंग्स को, तो मीनिंग्स का एक खजाना, ट्रेजर ऑफ मीनिंग्स। लफ्ज तो आपको पता ही है। तिलिस्म कहते हैं जादू को, या किसी तरह के मैजिकल स्पेल को, या इंचेंटमेंट को। आशार कहते हैं शेरों को, वर्सेस को। या तो कहते हैं गंजीनाए मानी का तिलिस्म उसको समझिए, जो लफ्ज की गालिब मेरे अशार में आवे। तो अपनी शायरी की और उसकी गहराई की तारीफ यहाँ पे गालिब साहब कर रहे हैं। और किस तरह वो एक एक लफ्ज़ चुन चुन के, ध्यान से चुन चुन के अपनी शायरी में पिरोते हैं, उस प्रोसेस को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपनी शायरी को भी वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो कहते हैं जो लफ्ज़ मेरे अशार में आता है, जो एक एक लफ्ज़ जो मैं अपने शेरों में इस्तेमाल करता हूँ, उसको आप गंजीनाए मानी का तिलिस्म समझिए। या तो एक एक लफ्ज़ में मानी का मीनिंग का खजाना छुपा हुआ है। या और ऐसा भी कहानियों में आता है कि खजाने को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तिलिस्म इस्तेमाल किया जाता। तो वो कहते हैं कि इसके अंदर एक ट्रेजर, एक खजाना तो है मीनिंग्स का, लेकिन यहाँ पे एक तिलिस्म भी बिठाया गया है। तो इस खजाने की हिफाजत करने के लिए यहाँ पे एक तिलिस्म भी बैठा है। तो इसको क्रॉस करना मुश्किल है, उसके मीनिंग्स तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो मगर अगर आप इस तिलिस्म से पार जाएंगे तो एक ख़जाना आपका इंतज़ार कर रहा है, मानी का ख़जाना, मीनिंग्स का ख़जाना इस्तेमाल कर रहा है, या ख़जाना आपका इंतज़ार कर रहा है। तो एक एक लफ्ज़ में कई कीमती मीनिंग्स छुपे हुए हैं, मगर इनको समझना मुश्किल है। अगर आप समझ गए तो फिर ये मीनिंग्स का ख़जाना आपके लिए खुल जाएगा, उसका लुत्फ़ आप उठा सकेंगे। तो वो कह रहे हैं कि मेरी शायरी जो है उसको समझना मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करें, इसके तिलिस्म से पार आप जाएं, तो फिर आपको मीनिंग्स का एक ख़जाना एक एक लफ्ज़ में छुपा हुआ मिलेगा। और आप समझ लीजिए, आप अज्यूम कर लीजिए कि ये कोई मामूली शेर नहीं है, मेरी शायरी आम शायरी नहीं है। एक एक लफ्ज़ में मीनिंग्स का, अर्थों का एक ख़जाना छुपा हुआ है। और ख़जाना छुपाने वाला कौन है? ऑब्वियसली मिर्ज़ा गालिब साहब खुद हैं। और मैंने ये ख़जाना इकट्ठा किया है। अगर इसको पा सको तो आपको पालो, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और जैसा मैंने कहा, कहते हैं गंजीन आए मानी का तिलिस्म उसको समझिए, इस बात को समझो, या फिर अज्यूम करो कि एक एक लफ्ज़ में अभी और भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। इस कदर लफ्ज़ चुन चुन के मैं अपनी शायरी में पिरोता हूँ। तो कहते हैं कि गंजीन आए मानी का तिलिस्म उसको समझिए, जो लफ्ज़ की गालिब मेरे अशार में आवे। कि एक एक लफ्ज़ जो मेरे शेरों में आता है, उनके अंदर मीनिंग्स का एक ख़जाना छुपा हुआ है। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।